हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज के 28 नवंबर 2020 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से। आज वैसे इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए नहीं हैं, बट कुछ क्रक्स ज़रूर लेंगे हम एक एक आर्टिकल का, क्योंकि वो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल पेज पे ये वाला आर्टिकल बिल्कुल काम का नहीं है, पाकिस्तान से रिलेटेड है, बाकी साउथ एशिया को भी कहीं ना कहीं कंसिडर कर रहे हैं, बट पॉइंट यहाँ पे पॉलिटिकल है। कमला हैरिस जो कि अब वाइस प्रेसिडेंट बनेगी, फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनेगी अमेरिका की, तो साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करने वाली एक इंडिविजुअल होंगी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिल्कुल काम का नहीं है आर्टिकल। ये जो पार्डनिंग पावर्स हैं उनके बारे में हमने कल के एक्सप्लेन पेज में डिटेल से डिस्कस किया है, आप जा करके देख सकते हो इसी प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है प्लेलिस्ट का, एडिटोरियल्स के नाम से आप जा करके देख सकते हो। अगर नहीं देखा है तो, या फिर आपने पढ़ लिया है तो दैट्स गुड। पार्डनिंग पावर के बारे में हमने देख लिया। यूएसए का प्रेसिडेंट के हाथ में डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है, जबकि इंडिया के प्रेसिडेंट के पास में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और वी कैन से कि कैबिनेट जो है इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है, एडवाइज़ करता है कि हाँ भाई, आप इस इंडिविजुअल की जो सज़ा है उसको कम कर सकते हो या माफ़ कर सकते हो। समझ गए? तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा ही काम की चीज़ है इसमें, बिल्कुल भी नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल में हम देखेंगे रीचिंग आउट। रीचिंग आउट में आप देखोगे कि किस तरीके से इंडिया अब थोड़ा सा जगता हुआ दिखाई दे रहा है कि अपने आसपास के छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर चाइनीज़ डोमिनेंस लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो इंडिया अब थोड़ा थोड़ा अलर्ट होकर के, जैसे नेपाल ने मैप का दिखाया अभी थोड़ा सा, एक कह सकते हैं ना कि हाँ, एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया था कि जैसे ही नेपाल को थोड़ा सा बैकिंग मिली चाइना की, इतने में उसने अपने मैप के अंदर जो पूरा एक ट्रायंगल इशू है काला पानी वाला, वो पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया। तो जानेंगे क्या है पूरा मुद्दा, अभी किस तरीके से आर्टिकल आया देखेंगे। ये है फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, एजिटेशन चल रहा है, दिल्ली तक वो पहुंच चुके हैं। तो क्या पूरा मुद्दा है आप जानते हो, बट फिर भी एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे हम। और इस वाले आर्टिकल में भी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम मुद्दे उठाए गए हैं, बट इसमें एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें पंजाब की क्या लोकल इश्यूज़ हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, और साथ में हमारे यहाँ पर जो प्रोटेस्ट होते हैं, एजिटेशंस होते हैं, उनको किस तरीके से पीसफुल बनाया जा सकता है उसके लिए कुछ सजेशन दे रहे हैं। बाकी तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है या फिर हमारे किसी काम की ज़्यादा पॉइंट्स है नहीं, तो एक दो पॉइंट्स इस आर्टिकल से निकालेंगे। तो इस पेज पे ये वाला आर्टिकल हो गया, ये वाला आर्टिकल हो गया, इसके कुछ पॉइंट्स हो गए, ठीक है। फिर देखते हैं आइडिया पेज पे। आइडिया पेज पे ये मैराडोना के बारे में है, बिल्कुल काम का नहीं है। ये आर्टिकल अच्छा है, बट इसमें थोड़ा सा डेटा कुछ ज़्यादा ही है, बट एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे काम के हैं कि किस तरीके से जो डिजास्टर्स आती है, फॉर एग्जांपल लॉकडाउन इम्पोज किया गया कोविड-19 की वजह से, या फ्लड्स आ गए या ड्रॉट्स आ गए, तो जो बेनिफिशियरीज है, जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें और वाकई में जिनको जो ज़रूरतमंद हैं उनको कैसे पैसा पहुँचाएँ हम। तो उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छा एक पॉइंट दे रहे हैं, उसको हम पिक करेंगे। पहले तो समझेंगे कि वाकई में है क्या पूरा मुद्दा, ठीक है, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन जो दे रहे हैं उस पर काम करेंगे। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल है, इसमें आप देखोगे इंडियन ओशन में अभी जो मालाबार एक्सरसाइज हुई है, जिसमें क्वाड ग्रुप के चारों मेंबर्स का पार्टिसिपेशन देखा गया है इस नेवल एक्सरसाइज में, बट उसमें केवल और केवल कितने शिप्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दिए? 8 शिप्स, मतलब दो दो हर एक कंट्री के दो दो शिप्स। तो क्या इससे चाइना को आप कोई मैसेज भेज सकते हो कि वाकई में आपको कोई थ्रेट है? तो देखेंगे क्या है पूरा इशू, जानने की कोशिश करेंगे आगे क्या करना चाहिए। चलो, एक तो ये अपॉर्चुनिटी थी, दैट इज लॉस्ट, अब हमें क्या करना चाहिए अब देखेंगे, ठीक है। इस आर्टिकल को भी देखेंगे थोड़ा बहुत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है टॉक टू द फार्मर्स। देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, इंडिया में हमेशा से कहीं ना कहीं चोरी चुपके किए जाते हैं, सीक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप देखोगे अब, और ज़्यादातर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए हैं वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं। मेजॉरिटी गवर्नमेंट ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती, मेजॉरिटी गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस पे ज़्यादा दिमाग लगाती है, ठीक है। बट आप देखोगे इसे 3 फार्म बिल यहाँ पे पारित करवाए गए हैं हमारी पार्लियामेंट के द्वारा, वो अभी जो कंफर्टेबली मेजॉरिटी को एक तरीके से एंजॉय करने वाली गवर्नमेंट है और एक अनक्वेश्चनड लीडर है, उनकी लीडरशिप में ये रिफॉर्म्स लाए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि कितनी विल पावर है इस करंट गवर्नमेंट की। दूसरा आप देखोगे, इसके अलावा ये जो गवर्नमेंट ने जो बिल पारित करवाए हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखो उसी वजह से ये फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं, और उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। टीवी न्यूज़ में देखो या फ्रंट पेज पे देखो, हर न्यूज़पेपर में वहाँ पर ये प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है। फार्मर्स मेनली कहाँ से हैं? पंजाब और हरियाणा से। और आप देखोगे
अभी तक जितने भी फार्मर्स मूवमेंट हुए हैं, जिनमें चंपारण का भी हमने देखा, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, खेड़ा हो या फिर बारदोली का हो, या फिर महेंद्र सिंह, बारदोली वाले को हम बोलते हैं महेंद्र सिंह तिलकायत बोट क्लब रैली, इनके बारे में भी आप देखो, कोई सा भी हो मतलब, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोकलाइज्ड अफेयर्स थे, मतलब लोकल एरियाज में थे। बारदोली अलग है और ये अलग है, महेंद्र सिंह तिलकायत बोट वाला। तो ये आप देख सकते हो सारे के सारे लोकलाइज्ड अफेयर हैं। जबकि आप देखोगे अभी जो करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने ये जो पूरे रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं, तो उसमें आप देखोगे एजुटेशन में कहीं ना कहीं ऑपोजिशन स्पॉन्सर्ड एजुटेशन है ये, मतलब जो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके द्वारा इन फार्मर्स के इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया जा रहा है। दूसरा आप देख रहे हो कि पुलिस ने वाटर कैनन का यूज़ किया है, ये टीयर गैस शेल्स भी फेंके हैं, प्रिवेंटिव अरेस्ट भी किए हैं कि कैसे भी करके ये एजिटेशन ज़्यादा लार्ज स्केल ना गेन कर ले, और फार्मर्स को रोका जा रहा है कि कैसे भी करके एनसीआर में एंटर ना हो पाए। बट आप देखोगे डेमोन्स्ट्रेटर्स को रोकने में सरकार के ये सारे पैतरे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप देखोगे फिर भी उनको सेफ पासेस मिल गए और आज वो दिल्ली तक पहुंच गए हैं। वो बात है कि हम जानते हैं कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे राजनाथ सिंह जी हो गए और वो ये जो नरेंद्र तोमर जी हो गए, इन्होंने बोला है कि हम बातचीत करेंगे। खैर ये पॉइंट हमारे काम का नहीं है, बट अभी पॉइंट ये आ जाता है कि फार्मर्स को एक सेफ पास मिल गया दिल्ली तक पहुंचने का। अब बात आती है कि फॉल्ट कहाँ पर है, ये हमारे लिए काम की चीज़ है जो आप जानते हो अच्छे से। देखो, जो अभी 3 रिफॉर्म्स लेकर के आई है गवर्नमेंट, वो ही मेन है। अब उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किस तरीके से बिल लाए गए। एक तो ये बिलों को पारित करवाया गया है, वो सबसे बड़ी इशू है, और दूसरा इशू है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया ऑपोजिशन पार्टीज़ के साथ में, उसमें बहुत सारी कमियां थी। तो आप इन दोनों वजहों की वजह से देखो, और हमारी जब डेमोक्रेसी की बात आती है, डेमोक्रेसी ऑल अबाउट डिस्कशन, डिबेट, डेलिब्रेशन, इनके बारे में होती है। जबकि करंट गवर्नमेंट ने क्या किया, तीनों बिलों को हैस्टी वे में, जल्दबाजी में पारित करवाया, और ऑपोजिशन से ज़्यादा इस पर डिस्कशन भी नहीं किया, ना कोई डिबेट किया, ना कोई कॉन्फिडेंस में लिया। तो इस वजह से अभी ऑपोजिशन पार्टीज इसमें कहीं ना कहीं अपना, कहते हैं ना, हाथ साफ करने में लगी हुई है। तो ये 3 पीसेज ऑफ बिल है, आपको पता है किस चीज़ से रिलेटेड है। देखो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इसमें पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू अदर फार्मर्स, अगर इंडिया में और रीजन के फार्मर्स की बात की जाए। तो इन लेजिस्लेशन के बारे में हम थोड़ा बहुत देखें तो एक तो ये कि गवर्नमेंट ने जो है वो जो पहले स्टॉक होल्डिंग पे जो लिमिट्स इम्पोज कर रखी थी कि कोई भी फूड स्टफ पे आप इससे ज़्यादा स्टॉकिंग नहीं कर सकते, या फिर आप कह सकते हो ना भंडारण जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि आप वो ज़्यादा नहीं कर सकते हो। हाँ, एक कंडीशन हो सकती है कि कई कुछ सिचुएशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस इंक्रीज हो रही हो, तो उस सिचुएशन में भले ही गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट कल्टीवेशन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ करना। और तीसरा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं पंजाब हरियाणा के फार्मर और मेनली आड़ती आज, जिसमें ये क्लियर कर दिया है कि अब फार्मर्स अपने खुद के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ओपन मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ हैं, उनके बेस जो मंडियां हैं, उन मंडियों को बाईपास करना अलाउ कर दिया है। तो आप देख सकते हो मेनली पंजाब और हरियाणा में ही एपीएमसीज जो हैं उनकी डोमिनेंस देखी जाती है, और मार्केट इंटरमीडियरीज कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखाई देते हैं। और फार्मर्स का ये मानना है वहाँ पर कि ये उनकी लाइफलाइन है। उनका ये मानना है कि अगर अब इस तरीके से ये इस तरीके से एपीएमसी को अगर रिमूव कर देंगे तो वो बार्गेन नहीं कर पाएंगे, उनको मार्केट नहीं मिलेगा, उनकी प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं इरोड हो जाएगा। दूसरा, एक इसमें सिंपल सी बात क्या आ रही है, कम्युनिकेशन की लैकिंग की वजह से। अगर इनको प्रॉपर वे में कम्युनिकेट किया जाता, उनको समझाया जाता, या फिर एक डेलिब्रेशन डिबेट होता है इन पूरे फार्म बिल्स पे, तो डेफिनेटली फार्मर्स को भी समझ में आता कि क्या करना चाह रही है सरकार। पर अभी क्या है कि जहाँ जहाँ पर भी मौका मिल रहा है वहाँ पर फार्मर्स जो है इस चीज़ को मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर के ही अपनी खुद की परेशानियाँ खुद की बढ़ा रहे हैं, तो स्टेट की भी बढ़ा रहे हैं। दूसरा, फार्मर्स को ये भी डर है कि ये जो आप डिसमेंटलिंग कर रहे हो एपीएमसी की, ये कहीं ना कहीं शुरुआत तो नहीं हो गई है एमएसपी को ख़त्म करने की। ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या है, प्रोक्योरमेंट जब भी करती है, या जब भी जैसे सीड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सीड लोगों ने परचेज़ कर लिया फार्मर्स ने, अब उनकी जो प्लोइंग होगी उसके पहले एमएसपी डिक्लेयर कर देती है गवर्नमेंट कि भाई इतने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हम परचेज़ कर लेंगे।
तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों इश्यूज़ को लेकर के फार्मर्स थोड़े से कंसर्न है कि हमारे पास में मार्केट नहीं रहेगा, हमारे पास में सिक्योरिटी नहीं रहेगी, और सही में जो एमएसपी है, जो गवर्नमेंट जिस एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट कर लेती है, चाहे गेहूं हो चाहे चावल हो, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं लेकर के वो थोड़ा सा डरे हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कि अपने इंटरेस्ट को थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए वो प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली तक पहुंच गए। मोदी गवर्नमेंट ने देखो वैसे तो बहुत कोशिश की है कि कैसे भी करके इस सारे इशू को लेकर के सेटिस्फाई किया जाए फार्मर्स को, ठीक है, जिसमें पब्लिक स्पीचेस भी हुए हैं या फिर डिबेट भी हुई है। तो उसमें एक चीज़ बिल्कुल कही है कि एमएसपी ख़त्म करने का बिल्कुल भी कोई प्रयोजन नहीं है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट हो। रही सही में आप देखोगे तो ये जो बिल्स पारित करवाए गए कब, कोविड-19 के टाइम पे, जब ऑलरेडी बहुत सारी परेशानी का कारण बन रही है, तो ये एक डिस्ट्रस्ट सा लगातार बनता चला जा रहा है एक के बाद में एक कारणों की वजह से। तो रही सही में आप देखोगे फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है उसका हैंडलिंग भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो उसका अब कहीं ना कहीं पॉइंट ये आ जाता है कि अब फार्मर्स के हाथ में पॉलिटिकल पावर इतनी ज़्यादा नहीं रह जाएगी अगर ये एपीएमसी टाइप जैसे मंडियाँ ये ख़त्म हो जाती है। देखो एपीएमसी मंडियों का रेलेवेंस और एमएसपी, इसके थ्रू क्या होता है, फार्मर्स का सीधा लिंक गवर्नमेंट से होता है, और इन्हीं के बेसिस पे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी या गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ एक कहता है ना लोड पड़ता हुआ दिखाई देता है कि हाँ एमएसपी पे परचेज करना ही पड़ेगा। तो अगर ये डिसमेंटल हो जाती है ना, तो देखो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में या पॉलिटिकल सेगमेंट में फार्मर्स के पास में इतना कुछ रोल रह नहीं जाएगा। हाँ उनके पास में रहेगा तो केवल एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेन तो यही है कि आप एमएसपी को, जैसे अभी अब ये जो करंट रिफॉर्म्स हैं इनकी वजह से ये जो प्रोटेस्ट हो गए, तो इसकी वजह से आने वाले गवर्नमेंट के जो फ्यूचर प्लानिंग है रिफॉर्म्स की, जैसे कि एमएसपी को रिप्लेस करना या फिर यूरिया को डी कंट्रोल करना और ओपन एंडेड क्रॉप प्रोक्योरमेंट को प्रमोट करना और डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देना फार्मर्स को कि भाई आपके अकाउंट में इतने रुपए भेज दिए हैं, ना तो अब बिजली पे सब्सिडी मिलेगी, ना आपको यूरिया पे मिलेगी, ना आपकी गवर्नमेंट की मतलब एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट होगी। अब इन चीज़ों को आप अपने हिसाब से करो, मार्केट रेट पे करो, हम आपको सब्सिडी आपके अकाउंट में सीधा भेज रहे हैं। तो वो रिफॉर्म्स अगर लाने की अगर गवर्नमेंट आगे बात करेगी तो उसमें ये अभी जो करंट एजिटेशंस है ना वो कहीं ना कहीं हर्डल बन सकते हैं। तो ज़रूरत है कि कोई भी फार्म से रिलेटेड लॉज आए तो देखो ज़रूरी होता है कि कोई भी अगर फार्म से रिलेटेड लॉ आए तो ज़रूरी है कि फार्मिंग कम्युनिटी से बात की जाए, उनसे कंस्ट्रक्टिवली एंगेज किया जाए। इंडियन एग्रीकल्चर को अगर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है तो ये देखो रिफॉर्म्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट गवर्नमेंट ने जिस तरीके से ये रिफॉर्म लाने की कोशिश की है उन तरीकों को गवर्नमेंट को बदलने की ज़रूरत है। और अभी करंटली जो कुछ भी चल रहा है, फार्मर्स दिल्ली तक पहुंच गए तो उनको सुनो और उनको पैसिफाई करो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अभी मैं ये एग्रीकल्चर वाला ही कंटिन्यू कर रहा हूँ जिससे कि कंटिन्यू चलता रहे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, विंड्स फ्रॉम पंजाब, इसमें वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं राइटर जो हम अभी पिछले आर्टिकल में देख चुके हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पंजाब में इतना एजिटेशन क्यों है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आ जाती है समझने वाली कि देखो पंजाब आप देखोगे हमेशा से एक पॉलिटिकली सेंसिटिव रीजन रहा है। इकोनॉमिकली आप देखोगे तो वो अब कहीं ना कहीं और ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहा है, एक डेड एंड पे पहुंच चुका है। ये कल डे सैक लिखा हुआ है ना, कल डे सैक, इसका मतलब होता है डेड एंड, कि इसके बाद में स्कोप ही नहीं दिखाई दे रहा है। स्टेट के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से देखा जाए पंजाब में तो लगभग 21% अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखी जा रही है यूथ में, और यूथ पीपल जो हैं वो कहीं ना कहीं एक बॉटम या फिर लोअर जोन में चल रहे हैं कि भाई हम फार्मर हैं या रिस्पेक्टेबल जॉब लेने के लिए हमें काम करना चाहिए। मतलब उनके यहाँ पर क्लैरिटी नहीं आ पा रही है यूथ के बीच में कि भाई क्या करना चाहिए। आप पंजाबी गाने देखते हो, क्या है वो सभी ट्रैक्टर चलाते हुए दिखाई देते हैं इस तरीके से। तो दूसरा उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करो तो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए वो कहीं ना कहीं एक रिलेक्टेंट भी है, तो विल भी रखते हैं कि हाँ भाई जाना है उधर। तो कहने का मतलब हर एक तरीके से यूथ जो है ना वो वहाँ पर क्वेश्चन में है, फंसा हुआ है। और इसी वजह से आप देख सकते हो ये फार्मर्स का जो एजिटेशन है ना, इसको फ्यूचर में भी लगातार स्ट्रेंथ मिलती रहेगी अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट तो अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। अगर किसी भी स्टेट में
यूथ को टाइम पे जॉब नहीं मिलती है तो वो तो देखो एनर्जी कहीं ना कहीं डाइवर्ट होती रहेगी। कहते हैं ना कि डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। कश्मीर में क्या होता है, यही तो होता है, वहाँ पर यूथ को जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो बेचारे थोड़े बहुत पैसे के लिए ही हथियार उठा लेते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवा देते हैं। इसी तरीके से पंजाब में भी क्या है, हमेशा से इसी ये छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, वैसे बड़े इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ को टैकल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा फिर बाद में इस आर्टिकल में फिर से पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव आता है जो हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। एमएसपी से रिलेटेड हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल में जो बात आती है वो आती है यहाँ पर। देखो ऐसी सिचुएशन बनती क्यों है, ऐसी सिचुएशन से कितना हॉरिबल सीन देखने को मिल रहा है पंजाब हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पे, जहाँ पे बैरिकेड्स लग रहे हैं, वाटर कैनन से किसानों को रोका जा रहा है। भाई आप एक चीज़ बताओ, क्यों ना आप इस तरीके की गाइडलाइन बना दो या इनेबलिंग गाइडलाइन बना दो कि अगर किसी सिटीजन को कोई प्रॉब्लम है या एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स को कोई प्रॉब्लम है तो उनकी कांग्रेगेशन पीसफुल कराई जा सके कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आराम से पीसफुली आओ और यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करो, आपके प्रोटेस्ट को एड्रेस किया जाएगा। अगर इस तरीके से आपने गाइडलाइन नहीं बनाई तो इस तरीके से ये जो प्रोटेस्ट है, वायलेंट प्रोटेस्ट है, ये तो देखो लगातार बनता चला जाएगा और इसके रेपरकशंस हमें लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिलेंगे। तो ये दो चीज़ें जो थी ना वो हमें जानने की ज़रूरत थी कि क्या तो इशू है, क्यों पंजाब में ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, पॉलिटिक्स हमारे काम की नहीं है, तो हमने ये पैराग्राफ्स मिस कर दिए। ये पैराग्राफ के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस आर्टिकल में बात कर चुके हैं और ये वाला सेगमेंट है वो एक अच्छा है क्योंकि आर्टिकल 19 भी तो कहता है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट वो पीसफुली पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हुए, तो इसके लिए वायलेंस तो कभी नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट। तभी तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिए पुलिस को यूज़ करना कि हाँ भाई वाटर कैनन आप यूज़ कर सकते हो या फिर टीयर गैस के जो सेल्स हैं वो फेंको। इस तरीके से बहुत सारी परेशानियाँ और इससे डिसरप्शन ही आया है पूरा मैनेजमेंट में, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास में होनी चाहिए, एथिक्स में हमारे कहीं ना कहीं काम आ सकता है ये वाला सजेशन तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अच्छा हाँ, ये जो आर्टिकल अभी हमने डिस्कस किया पंजाब वाला, उसको एक बार आप रीड आउट जरूर कर लेना, मिस मत करना। अब बात करते हैं रीचिंग आउट। अभी देखो कि एक कोइंसिडेंस माने कि जिस तरीके से हमारे 3 टॉप ऑफिशियल्स गवर्नमेंट के नेबरिंग कंट्रीज में टूर करने गए हैं एक ही टाइम पे, जैसे कि आप देखोगे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर वो सेशल्स में है बहरीन की विजिट के बाद में और यूएई की विजिट के बाद में। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल हैं वो श्रीलंका में है। फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं हमारे हर्ष श्रृंगला वो नेपाल गए हैं। तो आप देख सकते हो इंडिया की रिलेशनशिप इन कंट्रीज़ के साथ में इस रीजन में, हमारे वाले रीजन में एक अर्जेंट अटेंशन की नीड कर रहा था, तो इंडिया अब देने की कोशिश कर रहा है, शुरुआत कर चुका है इंडिया, ठीक है। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो ढाका भी गए थे और माले भी गए थे, मतलब ढाका का मतलब हो गया बांग्लादेश, माले की मतलब होगी मालदीव्स भी गए थे। तो इस तरीके से जो आउटरीच है ना हाईएस्ट लेवल के इंडिविजुअल्स की, वहाँ पर जाना अपने आसपास के लोगों में, अपने आसपास की जो कंट्रीज है चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, तो इंडिया चाइना के बीच में जो एलएसी पे टेंशन है ना उसके बीच में ये जाना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है कि इंडिया अपने रिलेशंस को रिवाइव करना चाहता है जहाँ पर भी चाइना अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है। अब आप देखोगे इस समर्स में जो हमारे अभी पिछली गर्मियाँ गई हैं तभी तो चाइनीज़ आर्मी ने एक एग्रेशन दिखाया, मिलिट्री के साथ में कॉन्फ्रंटेशन हुआ ईस्टर्न लद्दाख में इंडियन मिलिट्री के साथ में। तो उस टाइम पर आप देखोगे तो साउथ एशिया में और इंडियन ओशियन पर्टिकुलर बात की जाए तो वहाँ पर अब यहाँ एक कहते हैं ना वर्ल्ड का फोकस बन चुका है ये रीजन, जिसको हम बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। तो इसमें आप देखोगे एशिया की 2 बिगेस्ट पावर के बीच में एक राइवलरी चलती दिखाई पड़ रही है, जिसमें एक तरफ है इंडिया तो दूसरी तरफ है चाइना। दिल्ली भी है अब दिमाग सेट कर चुका है अपना कि किसी भी तरीके से इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस कम नहीं होने देना है। अभी क्या था, केवल कल्चरल लिंक हो गए या फिर जो ओल्ड स्टैब्लिश्ड टाइज थे उन्हीं के बेसिस पे चल रहा था कि हाँ चलो इंडिया को मानते हैं। बट जैसे जैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायनेमिक इसने स्मॉलर नेबर्स में चेंज होती जा रही है, चाइना की डोमिनेंस लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो इंडिया अब धीरे धीरे अटेंशन देने लग गया है। अब आप देखोगे इंडियन इन्फ्लुएंस को अगर देखें इस रीजन में तो पिछले 1 दशक में अगर आप देखोगे तो दिल्ली के डिसीजन हमेशा
कहीं पर भी लिए जाते थे, चाहे वो इंटरेस्ट में हो उन छोटे देशों के या ना हो, दिल्ली डिसीजन ले लेता था एक दशक पहले। बट अब क्या है, सब मतलब ये कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि चाइना के पास में देखो बहुत पैसा है। चाइना पैसे के दम पर अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है, जबकि इंडिया जो है इस केस में पैसे के मामले में थोड़ा वीक है। बट इस रिलेशनशिप में अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया हमेशा से ऐसा तो नहीं है कि कम से कम कि दूसरे कंट्री पे अपनी डोमिनेंस बनाए और उनको दबा करके रखे, या फिर कहता है ना कि कॉलोनी तो एटलीस्ट नहीं बनाना चाहता किसी भी कंट्री को। बट चाइना के पास में क्या है, डीप पॉकेट वाला कंट्री है ये। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के प्लेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है, और इसी चीज़ की वजह से आज देख सकते हो हमारे 3 डिप्लोमेट्स का विजिट करना एक ही टाइम पे, अलग अलग देशों में जाना हमारे रीजन में, जिसको हम इंडो इंडियन ओशियन पर्टिकुलर बोल सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो बांग्लादेश ने भी एंगर शो किया है इंडिया की जो नए सिटीजनशिप लॉ आए हैं। नेपाल ने अपना मैप एडवेंचर किया। तो वो आई ओपनर्स थे अपने आप में, कि किस तरीके से पॉलिसी मेकर्स को अब थोड़ा सा अलग तरीके से सोच के काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये डॉट्स है ना, इनको मिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर इसी साल की शुरुआत की बात करें तो इंडिया ने अपनी खुद की चिंताओं को आउटसोर्स करते हुए आपने देखा कि इंडियन ओशियन में किस तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज़ बढ़ती चली गई। मालदीव के साथ में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पोम्पेयो, वो मालदीव जाकर के आते हैं और वहाँ पर उनका एक एग्रीमेंट होता है। इसी तरीके से आप देखते हो वो कोलंबो में भी जाते हैं और स्टेटमेंट क्या देते हैं कि भाई आप बीजिंग के डेट ट्रैप से बचो। तो ये चीज़ें किसके कहने पे की? यूएसए के इतने ज़्यादा इंटरेस्ट थोड़े ना थे। वो बात अलग है कि यूएसए भी अब तो इंडो पैसिफिक के लिए बहुत ज़्यादा हाईली अलर्ट है। दूसरा देख सकते हो आप कि चाइना की डोमिनेंस को काउंटर भी करना चाहता है यूएसए। तो उन सारी चीज़ों को देखें तो अभी इंडिया के कंसर्न और यूएसए के कंसर्न इमर्ज या फिर कहते हैं ना कंबाइन होते हुए दिखाई दे रहा है, एक ही लाइन में अलाइन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो वो चीज़ें जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया अटेंशन दे रहा है इस रीजन के सभी कंट्रीज़ में। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की भी अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं छोटे तौर पे ही करे, पर बीजिंग को इस तरीके से डील करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के अपने खुद के इंटरेस्ट हैं वो तो ठीक है, बट इसी रीजन में आप देखोगे तो अमेरिका के इंटरेस्ट भी हैं, बट अभी वहाँ पर लोकल इश्यूज ज़्यादा हैं। हम बात भी कर चुके हैं कि जिस तरीके से अमेरिका आज डिवाइडेड है, या फिर अमेरिका में इंटरनल जो इनसिक्योरिटी चल रही है, प्रोटेस्ट वहाँ पर भी बहुत हुए थे अभी कोविड-19 के टाइम पे, और कोविड-19 की सेकंड वेव ज़बरदस्त तरीके से आउटब्रेक हुआ है वहाँ पर। एक हफ्ते में लगभग 2 मिलियन मतलब 20 लाख कोविड-19 के केस आए हैं, अगर आपको डेटा पता हो तो। वैसे डेटा हमारे काम का नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वहाँ पर तो लोकल इश्यूज़ पर ध्यान देंगे जो बाइडेन। तो डील तो करेंगे बीजिंग से, बट इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देंगे। जयशंकर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उनकी जो विजिट है सेशल्स में, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिमाइंड कराती है कि एजम्पशन आइलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंडिया अभी भी इंटरेस्टेड है, कि कैसे भी करके एजम्पशन आइलैंड जो कि सेशल्स का ही टेरिटोरियल रीजन है, तो वहाँ पर इंडिया अपना खुद का पार्ट प्ले कर सके। इसी तरह से श्रृंगला जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनका विजिट करना काठमांडू में, तो हम देख सकते हैं कि बायलैटरल टाइज को रिपेयर करने की एक कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से अजीत डोवाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनका ट्राईलैटरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करा मैरीटाइम सिक्योरिटी, जिसमें एक तरफ इंडिया तो दूसरी तरफ श्रीलंका और मालदीव हैं, कोलंबो में इस तरीके से मीटिंग करना। तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर नेबर्स के साथ में क्लोजेस्ट टाइज को और बेटर करने की कोशिश की जा रही है, ये देख करके कि चाइनीज़ डोमिनेंस यहाँ पर लगातार बढ़ती चली जा रही है, और चाइना के पास में पैसा है। माना कि वो आइडियोलॉजिकली कहीं ना कहीं परेशान ही करेगा दूसरे जो छोटे कंट्रीज हैं उनको, बट पैसे की जब ज़रूरत आती है तो चाइना वहाँ पर अपनी कोशिशें लगातार बढ़ाता चला जा रहा है, और इंडिया अब अलर्ट है इस चीज़ को देख करके। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, प्लगिंग होल्स इन वेलफेयर नेट, कि किस तरीके से आप जो भी डिजास्टर वाले सिनेरियो आते हैं आजकल तो रिपीट होने लग गए हैं, कभी फ्लड्स रिपीट हो रही हैं हर साल, कभी ड्रॉट्स, और वो भी लोकलाइज्ड मैनर में आते हैं, ऐसे नहीं कि चारों तरफ फैले हुए हैं। बस कोविड-19 ही एक ऐसा केस है जो कि थ्रू आउट वर्ल्ड, थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट एनी स्टेट ये स्प्रेडेड है ये प्रॉब्लम। बाकी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं डिजास्टर्स जो हैं वो लोकलाइज्ड वे में आते हैं। तो अभी यहाँ राइटर जो है शुरुआत में आर्टिकल में यूएसए का एग्जाम्पल लेते हैं कि यूएसए में जैसे ही कोविड-19 आउटब्रेक हुआ
तो पुअर और मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स को कुछ पैसा अकाउंट में देने की बात हुई या फिर चेक्स डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हुई गवर्नमेंट ऑफ यूएसए के द्वारा कि कैसे भी करके इकोनॉमी को स्टिमुलस भी दिया जाए और जो वेलफेयर है वो कम से कम इंश्योर की जा सके वहाँ के लोगों की। कौन से एक्ट के अंडर में? कोरोना वायरस एड रिलीफ एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी केयर्स एक्ट के अंडर में, जिसमें $1200 हर एक इंडिविजुअल को भेजने की बात की गई थी, जिसकी इनकम थ्रेशोल्ड अगर देखें तो 75,000 मतलब $75,000 से कम जिसकी इनकम है एनुअली, उस इंडिविजुअल को ये $1200 भेजने की बात की गई थी। अब आप देखोगे यूएसए जैसा कंट्री जहाँ पर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा डेटा उनके पास में कलेक्टेड होगा और हाईली एफिशिएंट वहाँ पर मशीनरी होगी, वहाँ पर भी अभी तक इंडिविजुअल्स के पास में पैसा प्रॉपर्ली नहीं पहुँच पाया है। और अभी तक जो स्टडीज़ हुई हैं उनसे ये पता पड़ा है कि जनवरी 2021 से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा जब तक एक एक इंडिविजुअल को, एक एक ज़रूरतमंद को वो पैसा मिल पाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से ही यहाँ पर राइटर अब इंडिया को उठा करके लेके आते हैं कि भाई 23% इंडियंस, जैसे कि हमें पता है कि शुरुआत हुई थी कोविड-19 लॉकडाउन लगते ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आई, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में आपने देखे कि पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो यहाँ पर राइटर कुछ डेटा निकाल करके लेके आ रहे हैं, शायद ये काम आए कि किस तरीके से जो इंडियंस दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनके अकाउंट में ₹500 पहुंचाने की बात हुई थी, वो केवल गरीब लोगों की बात हो रही, उनमें से केवल 23% लोगों के जनधन अकाउंट में ये पैसे पहुंचे हैं। इसके अलावा जो फार्मर्स को पीएम किसान योजना के अंतर्गत ₹2000 देने की बात की गई थी, उनके अकाउंट में इमीडिएटली पहुंचा। बट आप देखोगे पीएम किसान के अंडर में जिन लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचा, उन लोगों में से ज़्यादातर लोग, मतलब 42% हाउस होल्ड्स जो थे ना, वो तो वेल्दीएस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। अब आप देखो कि पैसे वालों को पैसा पहुंचाए, तो क्या ये हमारा सोशल सेफ्टी नेट होना चाहिए? नहीं, हमारा सोशल सेफ्टी नेट होना चाहिए कि जो ज़रूरतमंद है, जो वाकई में गरीब है या फिर जो गरीबी में जो एंटर हो चुके हैं, उन लोगों को सहायता दी जाए। ठीक है, इसी तरीके से पीएम किसान योजना की अगर बात करें तो वो तो लैंड ऑनर्स पे काम करता है। जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं उनके बारे में तो डेटा है ही नहीं पीएम किसान में, क्योंकि लैंड कितनी है भाई, हाँ 2 एकड़ या उससे कम ज़मीन है, चलो ठीक है पैसे भेजो। तो ये तो डेटा तो लैंड ऑनर्स के बेसिस पे हुआ ना। अब खेतों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, खेतीहर मजदूर हैं, उनको कहाँ से आप हेल्प प्रोवाइड करोगे? उसके लिए तो डेटा है ही नहीं गवर्नमेंट के पास में। इसी तरीके से अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स की बात करें तो उनका भी कहाँ डेटा आपके पास में अवेलेबल है, जिनका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है लॉकडाउन पे। तो कहने का मतलब ये है डेटा एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एटलीस्ट बेनिफिशियरीज़ के बारे में सॉर्टिंग तो होनी चाहिए। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो वो बीपीएल बेस्ड या फिर नॉन बीपीएल हाउस होल्ड के रिकॉर्ड के बेसिस पे आप ट्रांसफ़र देते हो और उसमें भी सिमिलर रिसिप्ट प्रोवाइड की जाती है, ऐसा नहीं कुछ डिफरेंस हो। तो यहाँ पर डेटा के बारे में बता रहे हैं कि हम स्टडी की गई कुछ स्कॉलर्स के द्वारा और उन्होंने ऑब्जर्व किया 2 चैलेंजेस को। एक तो ये कि जो सेफ्टी नेट्स हैं वो रीच होने चाहिए मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस को, ठीक है, जिससे कि उनको डिजास्टर के टाइम पे एक प्रॉपर हेल्प प्रोवाइड की जा सके। तो उसके लिए ज़रूरत है कि एक रजिस्ट्री बनाई जाए जिसमें डेटा कंटेन हो एक इंडिविजुअल के अकाउंट के बारे में और एक वो रहता कहाँ है, जिससे कि उनको जो पैसा एक्सपीडिशियसली भेजा जाए, मतलब उनको एकदम से ज़रूरत पड़े पैसे की तो बहुत सारे जो बेनिफिशियरीज हैं, जो नीडफुल लोग हैं, उनको पैसा एक साथ भेजा जाए। वैसे बात ठीक है कि अगर जो क्राइटेरिया हमारे पास में अवेलेबल है बीपीएल हाउस होल्ड्स का, तो उसमें आप देखोगे तो इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है कि जो ज़्यादा वल्नरेबल है। कहने का मतलब एक हाउस है मान लो, उसमें भी एक लेडी है, उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू अ मेल। अब मेल के हाथ में पैसा अगर सारा चला गया बीपीएल हाउसिंग के बेसिस पे या बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे जो अकाउंट में पैसा भेजा गया, तो वो आदमी अगर शराब पीने में ख़राब कर दे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आर्टिकल में नहीं है, बट आप देखो तो फिर हाउस की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगी। तो ये ज़्यादा वल्नरेबल कौन होगी? उस घर में औरत। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे IHDS इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, जिसमें स्कॉलर्स ने स्टडी किया तो बताया कि किस तरीके से एलिविएशन किया जा सकता है पुअर्टी का। और इसमें बहुत
डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की अप्रोच हमें अपनानी पड़ेगी, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि वेलफेयर बेनिफिशियरीज को टारगेट करना अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। तो पहला चैलेंज तो क्या हो गया, बेनिफिशियरीज को टारगेट करना। ठीक है, अब इसमें बताया जा रहा है कि अभी आप देखो 2012 से अब तक, अब देखें 2012 तक अगर देखें तो लगभग 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे गए। आप ध्यान से सुनना कि 40% लोग गरीबी से नीचे गए 2012 के टाइम की बात की जाए, जबकि बेनिफिशियरीज को पैसा दिया जाता है 2005 के डेटा के हिसाब से। तो ये 40% लोग तो एक्सक्लूड हो गए ना, आपने अपडेट क्यों नहीं किया टाइम पे? तो वो अपडेशन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब टारगेट होना चाहिए वल्नरेबल सेक्शंस का प्रॉपर वे में, तब जाकर के उनको पैसा मिलेगा, तो जाकर के जो हम वाकई में सोशल नेट प्रोवाइड कराना चाहते हैं ना, वो दे सकते हैं। तो इस तरीके की जो एक्सक्लूजन एरर है ना, ये मैग्नीफाइड होती चली जाती है जब डिजास्टर आ जाती है। अब रही सही में चाहे वो कुछ भी हो, चाहे फिर वही बात, चाहे फ्लड्स हो या फिर कहीं पर भी ड्रॉट हो, कुछ भी हो। वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट किया है कि लगभग 2020 में 88 से 115 मिलियन लोग पुअर्टी के उसमें गिरफ्त में आ जाएंगे, गरीबी की गिरफ्त में आ जाएंगे 88 से 115 मिलियन लोग। अब आप ये डेटा नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन आती चली जा रही है। ठीक है, कि वेलफेयर बेनिफिशियरीज को टारगेट करना कितना इंपॉर्टेंट है। ज़रूरत है कि पोस्ट डिजास्टर रीवैलिडेशन पे ध्यान दिया जाए, सोशल रजिस्ट्रेशन डेटाबेस पर ध्यान दिया जाए जिसकी कमी है, और उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर सजेशन दे, मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम सजेशन ले सकते हैं कि किस तरीके से डिजास्टर के बाद में रिस्पोंड किया जाए सिचुएशन को टैकल करने में। क्योंकि डिजास्टर तो एक बार आता है, बट उसके रेपरकशंस है ना, वो लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो सोशल रजिस्ट्रेशन डेटाबेस है उसमें एक एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उनके बारे में आपको स्टडी करके फिर उनको वेलफेयर इंश्योर करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जब यूनिवर्सल बेनिफिट्स की बात की जाती है तो उसमें आप देखते हो नेशन वाइड अगर पूरा सबको देना चाहिए कि हाँ यूनिवर्सल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, या फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम का भी आपने सेगमेंट सुना होगा कि सबको मिनिमम बेसिक इनकम प्रोवाइड करो, बाकी चीज़ें आप बंद कर दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिजास्टर अगर आती है ना तो ज्योग्राफिकली कुछ क्लस्टर्स में आती है, ऐसा नहीं कि पूरे देश में आती है। चाहे वो अर्थक्वेक हो तो वो भी कहीं आसपास के रीजन को ही ज़्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट करता है, या फिर आप देखोगे तो अर्थक्वेक की वजह से कोई डिस्ट्रिक्ट के आसपास के रीजन को ही वो कहीं ना कहीं लपेटे में लेता है। पेंडेमिक की बात करो तो वो डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ में ज़्यादा अफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू विलेजेस। तो इन इश्यूज़ को ध्यान रख करके हम कहीं ना कहीं एक सोशल रजिस्ट्रीज तैयार कर सकते हैं जिसमें एक एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जा सके, और साथ में आप उन इंडिविजुअल के रेजिडेंस के साथ में बैंक अकाउंट रेजिडेंस को लिंक किया हुआ हमारे पास में डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट इज आधार कार्ड सीडेड बैंक अकाउंट्स। ठीक है, तो उन बैंक अकाउंट्स का यूज किया जा सकता है। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सोशल रजिस्ट्री का अगर आप यूज करते हो तो लोगों की प्रिवेसी या इंडिविजुअल प्रिवेसी को वायलेट होने का डर रहता है। तो यहाँ पर राइटर एक ही चीज बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन को टैकल करें या फिर कलेक्ट करें, जैसे कि लोकेशन क्या है उसकी, और उस बंदे का नाम क्या है, और दूसरी चीज उनकी सेंसिटिव आइडेंटिटीज को इग्नोर करो ना कि पुअर्टी स्टेटस क्या है, उसकी जरूरत नहीं है, आप लोकेशन पे ध्यान दो। क्योंकि डिजास्टर का असर मान लो दिल्ली में पर्टिकुलर एक रीजन में सबसे ज्यादा आ रहा है, तो अगर उस लोकेशन का आपको आइडेंटिफिकेशन है कि हाँ भाई इस लोकेशन के इतने इंडिविजुअल्स हैं, तो आप उनको ट्रैक कर सकते हो और उनको आप फैसिलिटेट कर सकते हो कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से ये पैसा आपको दिया जा रहा है क्योंकि ये आपका हार्ड टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि हम काम किस पे कर रहे हैं, पोटेंशियल बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम हो तो उनको आराम से, मतलब सडन शॉक से उनको बचाया जा सके। हमारा काम है, यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक डिजास्टर प्रूफ फ्यूचर बनाएं, एक वेलफेयर प्रोग्राम प्रॉपर वे में कंडक्ट हो। तो यहाँ पर इस पूरी इशू को एक अटेंशन मिलने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ ड्रिफ्ट इन द इंडियन ओशन। यहाँ पर राइटर हैं राजा मेनन, ये फॉर्मर, एक सेकेंड, ये राइटर जो हैं ये फॉर्मर एडमिरल रह चुके हैं नेवी में। तो इनका
एक एनेक्डोट से शुरुआत कर रहे हैं। एनेक्डोट हमारे काम का है नहीं, बाकी आप एक बार पढ़ लेना। एनेक्डोट में सिंपल सा बता रहे हैं कि 1964 जुलाई में एनुअल कॉमनवेल्थ नेवल एक्सरसाइज जब हुई थी तो उसमें इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, इतने कंट्रीज, और उनके मतलब अलग अलग नेवल शिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए, चाहे वो कनाडा का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, इंडिया का हो, न्यूजीलैंड का हो, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था ज़बरदस्त तरीके से। टारगेट क्या था? यूएसएसआर को टैकल करना। उस टाइम का बॉगीमैन कौन था? जो एक विलन था, उसको कंसिडर किया जाता है यूएसएसआर, क्योंकि यूके, यूएसए, कनाडा, ये सारे के सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे। तो ये कहीं ना कहीं यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उसको कंटेन करना चाह रहे थे। तो इस तरीके से आप देखोगे, जब सेल फोन या इंटरनेट का ज़माना भी नहीं था, उस टाइम पर किस तरीके से ज़बरदस्त गैदरिंग हुआ करती थी। और आज चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया और इंडिया के साथ में जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं वो क्वाड ग्रुप से अभी जाने जा रहे हैं, और उन्होंने मालाबार एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कंडक्ट करवाई, और उसमें आप देखोगे केवल गिनती के 8 शिप्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से फॉर्म हो गया ओशियन पे, मतलब कि एक तरीके से झाग बन जाता है ना, कि हाँ बस वो थोड़ी देर के लिए माहौल बन गया, बस उसके बाद में रियलिटी में पता पड़ा तो कुछ ही नहीं था। एटलीस्ट 30 शिप्स तो होने ही चाहिए थे। दिखता तो सही कि आप चाइना को एक मैसेज देना चाह रहे हो कि वाकई में ये क्वाड ग्रुप जो है वो सीरियस है। ये तो एक मजाक बन के रह गया इस तरीके से, अगर 8 शिप्स का वहाँ पे आना होता है तो। फिर भी राइटर बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये अपॉर्चुनिटी एक आई थी, वो तो चलो निकल गई हाथ से, पर फिर भी अब आगे ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें नेवल पावर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और रही सही में हमने अभी जो आर्टिकल देखा था ना, जो नेबर कंट्रीज़ में जो डिप्लोमेट्स की विजिट हुई उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर वो तो सारे मैरीटाइम डोमेन की बात की थी हमने। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस वाले एरिया में काम करने की ज़रूरत है। इसमें क्या होगा? इसमें अभी रिसेंटली जो 2 एग्रीमेंट हुए हैं इंडिया और यूएसए के बीच में, एक एग्रीमेंट तो है बेका, जिसकी फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और दूसरा है मिस्टा, जिसके बारे में पब्लिक डोमेन में इतना कुछ पड़ा नहीं है, बट वो एग्रीमेंट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी फुल फॉर्म है मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्निकल एग्रीमेंट्स, यूएस और इंडिया के बीच में हुए हैं। तो आप देखते हो ये दोनों के दोनों एग्रीमेंट अपने आप में बहुत ही ब्रॉडर हैं, और इनमें कहीं ना कहीं मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, मतलब जो ओशियन रीजन्स में जो एयरक्राफ्ट्स हैं जो पेट्रोलिंग करते हैं, जो रेकी करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या फिर कहीं पर कोई कंट्री अपनी ज़्यादा दादागिरी तो नहीं दिखा रहा है, ठीक है, जैसे चाइना साउथ चाइना सी में दिखाता उस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पे काम करने की ज़रूरत है कि मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट्स को डिप्लॉय किया जाए इंडो पैसिफिक रीजन में। हाँ, ये बात सही है कि बातें बड़ी आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, बट इसके लिए कुछ ना कुछ आगे करना पड़ेगा। अब आप देखोगे, देखो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर, तो ये जो मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है ना, ये बहुत सारे वहाँ पर डिप्लॉयड है। जबकि इंडियन ओशन की बात की जाए तो ईस्टर्न इंडियन ओशन में तो देखो ऑस्ट्रेलिया के पास में बहुत कुछ है। ऑस्ट्रेलिया मलक्का स्ट्रेट तक अपना कुछ आराम से टैकल कर सकता है कि हाँ यहाँ पर कुछ सेंसिटिव एक्टिविटीज़ हो रही है तो हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। जबकि वेस्टर्न इंडियन ओशन की अगर बात की जाए ना, तो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट बहुत कम है। वो बात ठीक है कि यूएसए की प्रेजेंस कैसे जैसे थोड़ी बहुत बनी हुई है, और डियागो गार्सिया जो आइलैंड है जिनके बीच में अभी डिस्प्यूट भी देखा गया था मॉरिशस और यूके के बीच में, बट वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है यूएस नेवी का। तो वहाँ से कहीं ना कहीं चाइनीज़ नेवी को टैकल किया जा सकता है, क्योंकि आप देखोगे सरफेस पे अगर शिप्स का नंबर ज़्यादा होता है तो उतना ही ज़्यादा उनकी रेंज हो जाती है कि भाई आसपास से कौन से देश के शिप्स जा रहे हैं और क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है ओशन रीजन में। तो इस तरीके से आप देखोगे ओवर द होराइजन टारगेटिंग के बेसिस पे जो क्वाड ग्रुप के जो शिप्स होंगे डिप्लॉयड परमानेंट, वो चाइनीज शिप्स की एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं, और चाइना के हमेशा से एक डर लगा रहेगा इन डिप्लॉयड शिप्स के बेसिस पे कि भाई कहीं मेरे शिप्स को सिंक ना कर दे, डुबा ना दे ये लोग। तो कहने का मतलब यही है कि इंडो पैसिफिक को आप एक फुल्ली कवर्ड रीजन बनाओ, ये मिलिट्री, ये जो मैरीटाइम पेट्रोलियम एयरक्राफ्ट है इनके बेसिस पे एक प्लान शिप होना चाहिए, जिससे कि इंडियन ओशियन में भी आप कहीं ना कहीं इस डेंजर को टैकल कर सको, और चाइना को कहीं ना कहीं एक मैसेज बनता रहे कि भाई अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो तुम्हारे शिप्स को इधर से प्रॉपर वे में पास नहीं होने दिया जाएगा।
इंडो पैसिफिक रीजन को आप डिविजन्स में डिवाइड करो, कुछ डिविजन्स में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करो इस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के बेसिस पे इन क्वेड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में। इससे क्या होगा, जब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने रीजन में एक एक कंट्री उठाएगा तो वो एक सिग्नल चला जाएगा कि भाई चाइनीज़ वॉरशिप्स को यहाँ पर डेंजर है इंडियन ओशन में, वो अपनी हॉस्टिलिटीज़ को मतलब कहता है ना अपनी प्रेजेंस को अब कंट्रोल कर ले, नहीं तो अगर लगातार कुछ गड़बड़ करते रहेंगे तो यहाँ पर डर है। कहने का मतलब चाइना के दिमाग में सेट होना चाहिए। अब क्वेड जैसी नेवल एक्सरसाइज जिसमें करोगे, जिसमें केवल 8 वॉरशिप्स अगर पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो तो चाइना के लिए एक मजाक बन के रह जाएगा ना कि हाँ भाई हमें भी कोई थ्रेट है जो हमें परेशान कर सकता है, हमारी जो एम्बिशंस है ग्लोबल पावर बनने की उसको क्वेश्चन करने के लिए। तो चाइना के लिए तो केवल एक मजाक बन के रह गया। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ है, इसलिए थोड़ा सा ये मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पे काम करने की ज़रूरत है चारों कंट्रीज़ को साथ में मिलके। अच्छा, ये आप ज़रूर याद रखना, इस तरीके के एग्रीमेंट जो हाईलाइटेड नहीं होते ना उनके बारे में पूछ लिया जाता है। मिस्टा भी रिसेंटली न्यूज़ में था, कौन से इंडिया का किस कंट्री के साथ में या किसके साथ में ये एग्रीमेंट था। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। यूएसए। आर्टिकल डिस्कशन यही ख़त्म। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।